तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉर्मल एजुकेशन में। तो आज हम आपके लिए पढ़ाने जा रहे हैं भारतीय संविधान। गाइज, आप जानते हो कि पीटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से कुल 5 नंबर का उठना है गाइज। कुल यही से आप 5 नंबर क्लियर कर सकते हैं गाइज इस वीडियो में। तो आइए हम लोग ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हैं, ना ही आपका ना ही हमारा, और सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले आप लाल बटन को काला कर दीजिएगा, या जो भी करना हो कर दीजिएगा यार। सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। तो चलो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको उद्देशिका का इंट्रोडक्शन देते हैं। सामान्य तथा प्रत्येक अधिनियम का आरंभ उद्देशिका से होता है। गाइस, अभी हाल मैंने बोला था ना, उद्देशिका के बारे में बताते हैं। तो सामान्य और प्रत्येक अधिनियम, कितने भी अधिनियम हो गाइस, यहाँ का आरंभ सिर्फ उद्देशिका से होता है, जो कि उसके मुख्य आदर्शों एवं आकांक्षाओं का उल्लेख करती है। उद्देशिका अधिनियम के लक्ष्यों एवं नीतियों को समझने में सहायक होती है। संविधान की रचना के समय इसके रचयिताओं का क्या उद्देश्य था तथा वे किन आदर्शों को स्थापित करना चाहते थे, आदि प्रश्नों का जवाब उद्देशिका से ही मिलता है। गाइस, जो भी इसकी रचना की थी वह इसमें उद्देश्य तथा आदर्शों को स्थापित किया। इस और ये हम लोगों को पता नहीं है ना ये कौन से आदर्श और उद्देश्य थे, तो इसकी सिर्फ जानकारी हमें उद्देशिका से मिलती है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग सीधा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या है। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार की गई थी। गाइस, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका किसके द्वारा तैयार की गई थी। तो गाइस, सीधा सा आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। गाइस, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो। और आगे देखेंगे, उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। जो उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है गाइज, ये लाइन भी अच्छी है, याद रखना। तो संविधान सभा के संविधान सलाहकार BN राव द्वारा उद्देशिका का प्रस्ताव तैयार किया। गाइज, मैं आपको इसलिए स्लो पढ़ा रहा हूँ का क्योंकि आप जो भी सुनो एक बार में रट जाए। तो गाइज, आप जानते हो संविधान सभा के सलाहकार BN राव को माना जाता है। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। और संविधान विशेषज्ञ, यानी जो संविधान है उसके विशेषज्ञ AN पालखीवाला ने उद्देशिका को संविधान का परिचय पक्ष कहा। जो उद्देशिका है ना, उस AN पालखीवाला ने उसका संविधान का परिचय पक्ष कहा। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। और जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष पेश किया और 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति मिल गई। गाइज, आप जानते हो उद्देशिका का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू लाए थे, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। लेकिन ये कब लाए थे? 13 दिसंबर 1946 को। और यह इसको स्वीकृति कब मिली? तो वो मिली 22 जनवरी 1947 को। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट भाई ये टॉपिक, तो आप इसको रट लेना, पूछा जाएगा गाइज, यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स से बनने वाला है। तो यह भी इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। गाइस, उद्देशिका है ना जो हमारी, वो अमेरिका से लिया गया है। और उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। गाइस, काफ़ी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे भी। भारत का जो संविधान, मतलब भारत के संविधान में जो उद्देशिका है ना, वह हमारे अमेरिका से ली गई है। और उद्देशिका की भाषा है ना जो, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। गाइस, यहाँ पे आपको फोकस करने वाली है। उद्देशिका का विचार वह अमेरिका से, और उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो आगे देखते हैं हम लोग, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 42वां संविधान आप जानते होंगे 1976 में हुआ था। इसके द्वारा उद्देशिका में संशोधन कर प्रथम पैरा में समाजवादी एवं पक्ष निरपेक्ष, जी हाँ दोस्तों, आप जानते होंगे पक्ष निरपेक्ष शब्द, और 6वें पैरा में अखंडता शब्द जोड़ा गया। गाइज, और अखंडता नहीं, ओनली अखंडता शब्द जोड़ा गया। गाइज, ये आपको याद रखना है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत उद्देशिका के प्रथम पैरा में समाजवादी एवं पक्ष निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, और 6वें पैराग्राफ में अखंडता शब्द जोड़ा गया। गाइस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आइए हम लोग आगे देखते हैं। 1976 में संशोधन
उद्देशिका इस प्रकार है। उद्देशिका पढ़ेंगे 1976 संशोधन के बाद क्या हुआ, उद्देशिका के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो आइए, हम भारत के लोग हैं, यह उद्देशिका में लिखा था। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पक्षनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता होती है। इसमें इन चीज़ों की स्वतंत्रता है और प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए ये सब उद्देशिका में लिखे हैं तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल समाप्ति सप्तम 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मनिश्चित करते हैं। गाइस, यह उद्देशिका में इतनी बातें लिखी हैं, आप देख सकते हैं। मैं आपको चाहूँ तो वापस से भी बता सकता हूँ, यदि कोई निकल ना गई हो तो देख लीजिए। गाइस, जितनी बातें उद्देशिका में सिर्फ और सिर्फ लिखी गई हैं। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। तो उद्देशिका में संविधान के अंगीकृत की तिथि, जो संविधान में अंगीकृत किया गया ना, मतलब लिखा गया, यह 26 यानी कि लिखा नहीं गया, आया, इसको लागू किया गया, अंगीकृत किया गया, यह 26 नवंबर 1949 को दी गई तथा इस वजह से 26 नवंबर को भारत में विधि दिवस मनाया जाता है। इसी की उद्देशिका के वजह से 26 नवंबर को विधि दिवस मनाया जाता है। तो आगे देखते हैं। प्रस्तावना में कुछ मुख्य शब्दों का उल्लेख किया गया है जो निम्न है। संप्रभुता बता चुके हैं आपको, समाजवादी, ये भी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक राज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व, ये आपको बता चुके हैं ऑलरेडी। अब पढ़ेंगे हम संप्रभुता एवं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ये उसका मतलब यही होता है, संप्रभुता का मतलब होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य होंगे, अर्थात भारत में अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में निर्णय स्वयं लोग, भारत विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। गाइस, ये पहला टॉपिक था। और दूसरा, किसी भी देश के साथ मित्रता या संधि करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है, किसी भी देश के साथ मित्रता कर सकते हैं। तो गाइस, तीसरा है, भारत की प्रभुत्ता जनता में निहित है। गाइस, जो प्रभुत्ता है ना, यह आपको बता चुके हैं, उद्देशिका के कुछ शब्द हैं। तो इसमें प्रभुत्ता में एक है, भारत की प्रभुत्ता जनता में निहित है। जो प्रभुत्ता है ना, वो जनता में निहित है। तो दूसरा है समाजवादी। गाइस, एक एक करके जो जो शब्द बता चुके थे हम लोग सबके बारे में बताएंगे। तो दूसरा है समाजवादी। तो समाजवादी व्यवस्था में उत्पन्न प्रमुख साधनों पर सरकारी नियंत्रण होता है। अच्छा टॉपिक है। और भारत का समाजवाद लोकतंत्रीय समाजवाद है, जो नेहरू जी की अवधारणा पर आधारित है। गाइस, इतना खास नहीं है। चलिए हम लोग तीसरे पे चलते हैं। पक्ष निरपेक्ष, यहाँ पे पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष। गाइस, वही होता है। राज्य में तात्पर्य ऐसे राज्य से है जो कि किसी धर्म विशेष को मान्यता नहीं देता। गाइस, हर धर्म एक सा है, ये हम भी जानते हैं और आपसे भी जानते हैं। कोई भी किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी भी धर्म को मान सकता है। गाइस, यह स्वतंत्र है उसके लिए, अर्थात हमारे देश में सभी धर्म समान है और उन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त है। गाइस, मैंने बोला था ना, सभी धर्म एक ही है, एक जैसा ही होता है। चलिए तीसरा टॉपिक देखते हैं। इसी वजह से संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जोड़ा गया है। गाइस, यदि आपने आर्टिकल पढ़े होंगे तो 25 से 28 तक धर्म की जो स्वतंत्रता है उनके बारे में बताया गया है कि 25 में क्या है, 26 में क्या है, 27 में क्या है और 28 में क्या है। गाइस, पूरा धर्म के बारे में है। अब पढ़ेंगे हम लोकतांत्रिक।
तो इसका पहला देखते हैं टॉपिक क्या है। लोकतंत्र से तात्पर्य लोगों का तंत्र अर्थात जनता का शासन। गाइस आप जानते हो भारत में प्रत्यक्ष रूप चलता है ना कि अप्रत्यक्ष। गाइस यहाँ पे लोकतंत्र प्रत्यक्ष रूप से चलता है कहीं कहीं पर। तो अब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोकतंत्रात्मक शासन जनता के लिए और जनता द्वारा स्थापित शासन होता है। गाइस मैं बता चुका हूँ प्रत्यक्ष रूप से जनता के लिए ही होता है, पिछली वीडियो में आपने देखा भी होगा। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। तो भारत में जनता अपने द्वारा चुने हुए प्रतिनिधित्व के माध्यम से शासन चलाती है। गाइस ये बता चुके हैं आपको, लोकतंत्र प्रत्यक्ष रूप से होता है हमारे इंडिया में। ऐसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रणाली एवं प्रतिनिधित्व प्रणाली कहा जाता है। गाइस ऐसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, सॉरी प्रत्यक्ष दो किस निकल गया, ऐसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रणाली या प्रतिनिधित्व प्रणाली कहा जाता है। चलो हम लोग अब गणतंत्र के बारे में देखते हैं। गणतंत्र आप भी जानते हो रिपब्लिक है, रिपब्लिक गणतंत्र। भारत एक गणतंत्र देश है अर्थात राष्ट्र अध्यक्ष निर्वाचित होता ना कि वंशानुगत होगा। गाइस गणतंत्र का मतलब होता है गाइस, आपने देखा होगा कहीं कहीं पर वंशानुगत, जैसे कि उत्तर कोरिया में वंशानुगत ही वो निर्वाचन होता है गाइस। तो लेकिन हमारे इंडिया में यह नहीं होता, यह सिर्फ निर्वाचन के आधार पर ही होता है। गणतंत्र की हेडलाइन में छाप दीजिए। लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था दो भागों में बांटा गया है। या दोस्तों लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है वह दो भागों में बांटा गया है, एक राज्यशाही एक गणतंत्र। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है? दो। तो वे नाम क्या है? राज्यशाही एवं गणतंत्र। तो गाइस हम तीसरी हेडिंग देखते हैं। राज्यशाही व्यवस्था में राष्ट्र का मुखिया वंशानुगत माध्यम से पद पर आसानी से होगा, जैसे ब्रिटेन में। गाइस ब्रिटेन में वंशानुगत चलता है, ये राज्यशाही होती है, लेकिन हमारे में गणतंत्र ही चलता है। गणतंत्र व्यवस्था में राष्ट्र का मुखिया लोगों द्वारा चुनकर प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से इसके माध्यम से निश्चित समय के लिए आता है, जैसे भारत या अमेरिका का। गाइस यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। अब न्याय जस्टिस पढ़ेंगे गाइस। न्याय आप लोग जानते ही होंगे, तो न्याय के बारे में पढ़ते हैं। प्रस्तावना में न्याय तीन भिन्न रूप में है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। गाइस ये कॉमन चीज़ है, आपको पता होगी ऑलरेडी। तो आगे चलते हैं हम लोग। इनकी सुरक्षा मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक तत्व के द्वारा होती है, इन्हीं को डीपीएसपी भी कहते हैं। गाइस ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है गाइस यहाँ से। इसकी सुरक्षा गाइस, किसकी सुरक्षा गाइस, ये है आपको हमेशा याद रखना है। किसकी सुरक्षा? न्याय जस्टिस की सुरक्षा। इसकी सुरक्षा मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व के द्वारा होती है, इन्हीं को हम डीपीएसपी भी कहते हैं। गाइस डीपीएसपी रखना है, किसको कहते हैं? न्याय को। चलो मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक तत्व को कहते हैं, सॉरी गाइस। तो मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व को डीपीएसपी कहते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म है। सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक के इन तत्व को 1947 की रूसी क्रांति से लिया गया है। गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब पढ़ेंगे हम लोग स्वतंत्रता, फ्रीडम के बारे में। गाइस स्वतंत्रता के बारे में तो प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, मतलब उल्लेख है इनका। तो वो है पहली विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। गाइस ये चीज़ कॉमन सर, ये हर कोई पढ़ा रहता है जिसने भी संविधान पढ़ा होगा या आर्टिकल पढ़े होंगे। गाइस यहाँ पे देख सकते हैं आप 5 हैं। तो पहले पढ़ते हैं। तो स्वतंत्रता का अर्थ होता है लोगों को गतिविधियों पर किसी भी प्रकार की रोक टोक अनुपस्थित है तथा साथ ही व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करना। और फिर है स्वतंत्रता का मतलब आप समझ चुके होंगे। फिर है हमारी प्रस्तावना स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति 1989 से 1799 1799 ईस्वी तक लिया गया है, इससे लिया गया है। गाइस फ्रांस की क्रांति जो हुई थी 1789 1799 इससे लिया गया था, ठीक है, स्वतंत्रता को प्रस्तावना में। अब पढ़ेंगे समता यानी कि समान रूप से रहने वाले। तो इस उपबंध में समता के 3 आयाम शामिल हैं गाइस, नागरिक समता, राजनीतिक और आर्थिक समता। गाइस ये 3 चीज़ें शामिल हैं। तो
देखते हैं हम लोग यहाँ पे, समाज के किसी भी वर्ग के लिए बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करना। गाइस समता का अर्थ होता है यहाँ पे किसी भी इंसान को कोई वर्ग नहीं देखा जाएगा, जो भी उसकी पोजीशन होगी उसको उसी प्रकार की सैलरी मिलेगी, ना कि ये देखा जाएगा कि वो कौन से वर्ग का है। गाइस किसी भी वर्ग का हो उसे समान पेंशन मिलेगी जिस पोस्ट पर वो है, यदि और कोई भी दूसरे वर्ग का उस पोस्ट पर है तो उसे भी उतनी ही सैलरी मिलेगी जितनी कि इस वर्ग को मिल रही है। ये कहते हैं समानता या समता। चलिए हम बंधुत्व पढ़ते हैं। यहाँ पे बंधुत्व का अर्थ भाईचारे की भावना का विचार करना है। ठीक है गाइस, तो एकल नागरिकता के तंत्र के माध्यम से भाईचारे की भावना प्रोत्साहित करना, ये भी बंधुत्व के अंतर्गत आता है। तो अब पढ़ेंगे हम भारतीय संविधान की विशेषताएं। गाइस काफ़ी मज़ा आने वाला है इसमें, भारतीय संविधान की विशेषताएं पढ़ेंगे। तो पहला देखते हैं विशाल एवं विस्तृत संविधान। भारत का संविधान सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान है, ये आप लोग भी सब लोग जानते होंगे। और इसकी विशालता का मुख्य कारण है कि केंद्र तथा प्रदेश सरकारों के गठन और उनकी शक्तियों का विस्तृत वर्णन। गाइस जो भी हमारी सरकार है ना, उनका इसमें वर्णन दिया गया है, इसी से हमारा संविधान सबसे बड़ा है। गाइस काफ़ी मज़ा आ रहा होगा। अब देखिए, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, ये आप भी जानते होंगे, 8 अनुसूचियाँ एवं 22 भाग थे गाइस पहले। अब लेकिन वर्तमान में 465 से अधिक अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और 25 भाग गाइस हो चुके हैं। गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आप इसे नज़रअंदाज ना करिएगा। चाहो तो आप इस चीज़ को नोट भी कर सकते हो। विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान अमेरिका का है गाइस, सबसे सिर्फ 7 अनुच्छेद। गाइस क्या अजीब नहीं है सुन के भाई। गाइस अमेरिका का सबसे छोटा संविधान सिर्फ 7 अनुच्छेद, ऑस्ट्रेलिया का 128, कनाडा में 147 और अफ्रीका में 253। गाइस अब नोट देख लीजिए, सर आइवर जेनेक्स ने भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़ा संविधान एवं विस्तृत संविधान कहा है। गाइस ये याद रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। किसने भारतीय संविधान को सबसे बड़ा संविधान कहा है? तो सर आइवर जेनिक्स ने। गाइस अब देखेंगे हम लिखित संविधान के बारे में। अब काफ़ी फास्ट पढ़ाएंगे क्योंकि अभी काफ़ी सिलेबस डला है, आपका ज़्यादा टाइम ना बर्बाद हो, बस इसीलिए हम लोग थोड़ा फास्ट पढ़ाएंगे। और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा चैनल। वीडियो अच्छी लग रही हो तो भाई मुझे पता है कि इस वीडियो में काफ़ी अच्छे टॉपिक हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, तो इसीलिए आप ऐसी ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर देना अगली वीडियो के लिए। तो गाइस चलते हैं हम लोग लिखित संविधान पर। तो संविधान को 2 भागों में बांटा गया है, लिखित संविधान और अलिखित संविधान। लिखित संविधान अमेरिका व भारत का है और अलिखित संविधान ब्रिटेन का है। गाइस ये सब आप लोग जानते हो कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का है। गाइस आप जानते हो इसमें अनुच्छेद 7 अनुच्छेद हैं और भारत के में आप जानते हो 465। गाइस तो अब पढ़ेंगे हम संसदीय शासन प्रणाली। गाइज यहाँ से आपका एक क्वेश्चन मिलने वाला है। गाइज यहाँ से आपको गारंटी है मेरी, यदि आपने संसदीय शासन प्रणाली पढ़ी तो एक क्वेश्चन गाइज यहाँ से मिलने ही वाला है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। संघात्मक संविधान के अंतर्गत 2 प्रकार की शासन प्रणाली स्थापित की जाती है। एक है अध्यात्मक शासन प्रणाली जो कि अमेरिका में है, और एक संसदीय शासन प्रणाली जो कि भारत में है। गाइस आप लोग इस काफ़ी इंपॉर्टेंट, अध्यात्मक शासन प्रणाली कहाँ पर है? तो अमेरिका में, और संसदीय शासन प्रणाली भारत में। भारतीय संविधान में अमेरिका की अक्षीय प्रणाली, जो अक्षीय प्रणाली है ना, मैं आपको बता चुका हूँ, अक्षीय प्रणाली की बजाय ब्रिटेन के संसदीय तंत्र को अपनाया था। गाइस अक्षय प्रणाली को की वजह से, जो अक्षय प्रणाली है ना, उसकी वजह से ब्रिटेन की संसदीय तंत्र को अपनाया था हमारे भारत ने। तो यहाँ पे चलते आगे। तो यह शासन प्रणाली केंद्र तथा राज्य दोनों जगह समान है। गाइस यह प्रणाली आपको याद रखना है, हर जगह केंद्र पर भी और राज्य पर, दोनों पर समान है। मूल अधिकार राज्य के नैतिक निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य, स्वतंत्रता, न्यायपालिका, व्यय, ये क्या लिखा भाई, व्यय
मताधिकार और एकल नागरिकता का प्रावधान संविधान की सर्वोच्चता। गाइस ये सब आते हैं हमारे संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत। आप जानते हो हमारे मौलिक जो मूल अधिकार है ना, यह आर्टिकल 12 से 35 तक है गाइस, काफ़ी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। अब पीटी के लिए यार काफ़ी अच्छा सिलेबस है गाइस, यहाँ से बाहर नहीं जाने, 5 नंबर का पूरा आने वाला है। तो यहाँ से पढ़ेंगे भाई, यहाँ से पीटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बट एक नज़र मार लेते हैं। एक नज़र मारने में क्या जाता है भाई। यहाँ पे नेशनल सिंबल्स, राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज में समान अनुपात सबसे ज़्यादा ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद है, नीचे हरा रंग, ये सब लोग आप जानते ही होंगे, ये भी जानते होंगे। तिरंगे की सफ़ेद पर्दी पट्टी के बीच में गहरे नीले रंग का चक्र होता है जिसमें 24 तीलियां। ये चक्र सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ सिंह, यानी कि उसको सिंह स्तंभ भी बोलते हैं, से लिया गया है। 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा में तिरंगे को स्वीकृत किया गया था गाइज। ये है, आप याद रखना, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गाइज। ये 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने तिरंगे को स्वीकार लिया था गाइज, काफ़ी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, 22 जुलाई को 1947। राष्ट्रीय चिन्ह आप जानते ही होंगे, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ यानी कि अशोक का स्तंभ है गाइस, जानते ही होंगे आप लोग, यानी सिंह स्तंभ। मूल स्तंभ में शीर्ष के 4 सिंह हैं जो कि एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। गाइस ये चीज़ रखना, चक्र के जो चक्र है ना, उसके दाईं ओर एक सांड है, जो चक्र के बाईं ओर घोड़ा है गाइस, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दाईं ओर एक सांड है और बाएं ओर एक घोड़ा है। पट्टी के नीचे गाइस, जो पट्टी होती है ना, उसके नीचे मुंड कोष्पनिषद का सूत्र वाक्य यानी सत्यमेव जयते नागरी लिपि में लिखी है गाइस। भारत सरकार ने इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया। नीचे वाले से होगा, यदि आप ऊपर वाले झंडे को फोकस नहीं करना, झंडे 22 जुलाई 1947 को, लेकिन अशोक जो स्तंभ है उसकी पूरी डिटेल यानी जो भी कुछ है, इसको 26 जनवरी 1950 को अपनाया। अब राष्ट्रगान के बारे में आप लोगों को क्या ही बताना भाई, राष्ट्रगान ऑलरेडी आप जानते ही होंगे, लेकिन हाँ यार एक गाइस यहाँ पे आप फोकस करना, यह जानते होगा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान अपनाया था, और यहीं पे देखते हो 26 जनवरी यानी कि ठीक 2 दिन बाद उसको अपनाया था गाइस। तो यहाँ पे देखते हैं, यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 26वें अधिवेशन में गाया गया। तो गाइस यह आपको याद रखना है गाइस, ये 100% पेपर में आएगा यार, 100% है ये। तो यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था गाइस, कांग्रेस अधिवेशन में, ठीक है। तो आगे देखते हैं राष्ट्रीय गीत, इसके बारे में भी क्या बताना भाई। यह पहली बार 1896 में कांग्रेस के 12वें अधिवेशन में यानी कि कलकत्ता में गाया गया था गाइस। यह है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी आप रट लेना गाइस, लेकिन ज़्यादा खास नहीं है, पीटी के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी, ये कुछ भी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यहाँ से हम लोग चलते हैं, अब आपको सीधा वहाँ पर ले चलते हैं जो हमारे लिए उपयोगी है गाइस। तो यहाँ से आ गए भारतीय संविधान के स्रोत गाइस, ये नहीं, यहीं से पढ़ेंगे हम लोग भारतीय संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान के समय संविधान सभा में लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया और उनकी अच्छी बातों को जो भारतीय परिस्थितियों पर अनुकूल थी उन्हें अपना लिया गाइस। आप देख सकते हैं 60 से ज़्यादा देशों का संविधान लिया गया था, तब जाके भारत का संविधान तैयार किया गया था। भारतीय संविधान में भारत शासन अधिनियम 1935 का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा गाइस। आप कहें तो मैं भारत शासन अधिनियम 1935 इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाना चाहता हूँ गाइस। यदि आप कमेंट में लिखें तो हम ज़रूर वीडियो इसके बारे में बनाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई हर एग्ज़ाम के लिए। ये तो IAS लेवल के भी अवेलेबल है गाइस, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन मिलेगा आपके लिए। यदि आप PT का एग्ज़ाम क्रॉस करते हैं और आगे की लेवल पर जाते हैं
तो इससे एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। आप यदि कमेंट में लिखते हैं तो हम इसकी वीडियो एक ज़रूर लाएंगे आपके सामने। इसमें लगभग 250 अनुच्छेद को शामिल किया गया था गाइस। स्टार्टिंग में ये सब हुआ था। भारत शासन अधिनियम 1935 के इसमें संघीय तंत्र आता है। राज्यपाल, कार्यपाल, कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आयातकालीन उपबंध और प्रशासनिक विवरण, ये सब आते हैं गाइस, जोड़े गए थे हमारे संविधान में 1935 अधिनियम में। ब्रिटेन का संविधान गाइस, इसमें आते हैं संसदीय व्यवस्था, द्वैधात्मक व्यवस्था, कानून या विधि का शासन, विधि निर्माण की प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, संसदीय विशेष अधिकार। अमेरिका का भाई संविधान, किस किस के संविधान पढ़ेंगे भाई? यहाँ पे आयरलैंड, कनाडा, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, यहाँ पे ज़्यादा फोकस नहीं करना, ये सब आपके लिए बकवास है गाइस। तो अब हम आर्टिकल, क्या आपको आर्टिकल पढ़ा गाइस? यहाँ पे आर्टिकल आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है भाई। आपको बता चुके हैं हम, काफ़ी है इसमें। संघीय कार्यपालिका है, मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य हैं, और संघीय प्रणाली है, और संघीय कार्य व्यवस्था जो भी होता है वो सारे इसमें आने वाले। तो अनुच्छेद हम 104 पढ़ेंगे। तो इसमें क्या आता है? अनुच्छेद 4 में भारत राज्यों का संघ होगा गाइस, यह पहले आर्टिकल में आता है। दूसरे आर्टिकल में मैं ऑलरेडी बता देता हूँ आपके लिए कि दूसरे आर्टिकल में यह आता है कि भारत किसी भी राज्य का, किसी भी राज्य में प्रवेश कर सकता है, या राज्यों का प्रवेश और स्थापना कर सकता है, यानी कि उसकी सीमा बढ़ा सकता है, या नए राज्य की स्थापना कर सकता है गाइस। यह है आर्टिकल 2 में कहा गया है। ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे हम लोग आर्टिकल को, क्योंकि यह सब ऐसे ही है। और यहाँ पे देखेंगे तीसरा गाइस, तीसरे में कहा गया थी जो अनुच्छेद 1 और 2 में कार्य हुआ है गाइस, उसको संशोधन का रूप नहीं दिया जाएगा गाइस। यह आर्टिकल 3 में कहा गया है संसद विधि द्वारा नए राज्यों का निर्माण एवं वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों की सीमाओं का नामों परिवर्तन कर सकती है। संसद में साधारण बहुमत को किसी भी नए राज्य का गठन करके राज्य क्षेत्र का नाम भी परिवर्तन कर सकती है गाइस। साधारण बहुमत से भी परिवर्तन कर सकती है गाइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह शब्द या राष्ट्र की सरफरा पर संबंधित विधेयक को संसद की प्रस्तुत किया गया है गाइस। ये सारी की सारी चीज़ें बकवास हैं। आप देखिए आर्टिकल, सॉरी गाइस, जो मैंने तीसरे में कह दिया था वो चौथे में कहना था कि अनुच्छेद 2 और 3 में जो भी हुआ बनाई गई विधि को कानून यानी कि संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा गाइस। सॉरी, वो 4 में है ना कि 3 में। 2 और 3 में जो भी हुआ था, यानी किसी भी राज्य का गठन हो सकता है, ये सब संविधान संशोधन में नहीं जोड़ा गया। यह स्वयं घोषित किया है कि नए राज्य का गठन, प्रवेश, 2 अनुच्छेद तथा राज्य के नामों पर सीमा परिवर्तन अनुच्छेद 3 को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। भाषाई आधार पर राज्यों का गठन गाइस, यहाँ पे आप बता सकते हैं सबसे पहला भाषाई आधार पर राज्य बना था, वो बना था आंध्र प्रदेश गाइस। यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। यहाँ पे एक रामदुल्ला ऐसी नाम का एक मतलब व्यक्ति था, जो कि 56 दिन के उपवास से ख़त्म हो गया था गाइस। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो उसी के चलते यहाँ पे भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का निर्माण करना पड़ा। लेकिन गाइस आपको एक चीज़ बता दूँ, भाषाई आधार पर क्यों नहीं राज्य का निर्माण हुआ? तो सर एस के धारा आयोग जब आया था ना, इसमें स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही भाषाई आधार पर राज्यों की पुनर्गठन की मांग होने लगी। इसके रखते संविधान के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अवकाश प्राप्त न्यायाधीश एस के धर की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय आयोग का गठन किया। इस आयोग में दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और कहा कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित नहीं है गाइस। भाषा की जगह प्रशासनिक, भौगोलिक एवं विस्तृत एवं विकास की सुविधा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। जेबीपी समिति, भाई ये समिति काफ़ी इम्पोर्टेंट समिति है, आप पढ़ सकते हो। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिल भी सकता है। जो धारा आयोग के फैसले के बाद देश में असंतोष फैल गया और धारा आयोग निर्णय की सीमा के लिए कांग्रेस द्वारा 3 सदस्यीय समिति का गठन किया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टभी सीतारमैया
शामिल थे, जिनमें जेवीपी के रूप में जाना जाता था। इस समिति में अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1949 में प्रस्तुत की और भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया गया। जेवीपी समिति की रिपोर्ट के बाद मद्रास राज्य के तेलुगु भाषियों में पोट्टी श्री समुल, गाइस यही नाम मैं बताना चाहता था बट भूल गया था। तेलुगु भाषाई पे पोट्टी श्री समलू के नेतृत्व में अलग राज्य की मांग को लेकर आंदोलन शुरू हुआ। 56 दिनों के अवसान के बाद 5 दिसंबर, गाइस यही मैंने बोला था ना, 56 दिवस के जो उपवास था ना, उसके अवसान के बाद 5 दिसंबर 1952 को इनकी मृत्यु हो गई और फिर आंध्र प्रदेश का निर्माण हो गया भाषाई आधार पर। बोलते भी हैं भाषाई आधार पर सबसे पहला राज्य कौन सा बना था, तो आंध्र प्रदेश। गाइस तो यहाँ पे 0-10 यानी कि 1-10-1953 को भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना। इसकी तत्कालीन राजधानी, गाइस जो भी हो यहाँ पे ठीक से ही देखना, कुरनूल जो भी होती है, ये कुरनूल, ये है इसकी राजधानी। तो गाइस यार यह सब अब आगे का खास टॉपिक नहीं है जो शायद ही आपके लिए आने वाला है, देखते हैं। बट यहाँ पे कुछ भी खास मिल जाए, कुछ भी नहीं बचा भाई सब आपके लिए खास। तो यहाँ से हम लोग वीडियो को बंद करते हैं और आपको जो भी अच्छा लगा हो तो ज़रूर देख लेना एक बार। कुछ भी खास नहीं है यार यहाँ पे। दोस्तों यार ज़रूर सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।